हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। कई लोगों को ये टॉपिक जो है ना बड़ा डिफिकल्ट लगता है, जबकि ये इतना डिफिकल्ट है नहीं इसके बारे में समझना कि ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रीजन, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में हमारे आसपास बहुत जगह पे हम इनको एनकाउंटर करते हैं। आपके मोबाइल फोन में है, आपके घर में रेडियो है, आपके घर में टीवी है, तो कम्युनिकेशन के लिए ईएम वेव्स यूज होती हैं। आपके किसी भी रिलेटिव को, दोस्त को कभी कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हुआ, तो देखा आपने कि एक्सरे एग्जामिनेशन होता है उसका, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और आपके घर में आपने पिज्जा मंगवाया कहीं से या कुछ आपने घर पे कुक किया, उसको रीहीट करना पड़ा, तो माइक्रोवेव ओवन यूज होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या यूटिलिटी है, कैसे ट्रेवल करती हैं, क्या क्या हमारे काम आती हैं, इनका स्पेक्ट्रम क्या है, इनके साथ रिलेटेड पैरामीटर्स क्या हैं, उनके साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगी, इस वीडियो को एंड तक देखना। अब ईएम वेव या ईएम रेडिएशन समझनी है, उससे पहले रेडिएशन समझनी पड़ेगी कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं, क्विकली ब्रीफली फटाफट करते हैं कि एनर्जी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, फिर आते हैं ईएम वेव्स के ऊपर। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अदर टू परफॉर्म वर्क। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके, क्वांटिटी है। Can be transferred from one place to other place, from one object to other object, or can be transformed or changed from one form to another. तो एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म का क्या मतलब है कि कभी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखती है, कभी हम लाइट एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं, कभी हम काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जी आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले फिर एनर्जी कहीं से तो मिली होगी, तो वो मिली हमें सन से। सन को हम एलिमेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। यहां से सबसे पहले एनर्जी हमने गेन करी, फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस वो अलग अलग पर्पज के लिए चेंज होती गई। ठीक है जी, तो ये है एनर्जी और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स। अब इसके बाद में हम देखें कि एनर्जी जो है उसको मेजर कैसे किया जाता है। हमने बोला तो है कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसको कैसी तरह से मेजर किया जाता है। तो मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं उसके, तो वो यूनिट है जूल। एक साइंटिस्ट है जी, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है साइंस के फील्ड को उनकी, उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उनके नाम के ऊपर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये यूनिट है। अब ये यूनिट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एसआई यूनिट है, सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक यूनिट है जो कि जूल है। इसके अलावा अदर यूनिट्स भी हैं, जैसे आपके अर्ग्स है, सीजीएस, ठीक है जी, कैलोरीज में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, किलोवाट आवर्स, किलो कैलोरीज में, ये सारे यूनिट अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे चलते रहते हैं या चलते आए हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम से यूज किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज की डेट में एक्सेप्टेबल जो यूनिट है वो है जूल। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं जी। एनर्जी मूव कैसे करती है? हमने बोला जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो जाती है, तो होती कैसे है? क्या हम जेब में डाल के ले जा सकते हैं, क्या किसी बॉक्स में लेके जाते हैं, या कैसे जाते हैं? तो उसकी ना तीन फॉर्म्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज तक तो हमने यही सुना है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, ये सारा कुछ। लेकिन तीन मोड्स जो हैं एनर्जी के, एनर्जी ट्रांसफर के, उनसे हम डील करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में क्या होता है जी, एक सोर्स ऑफ हीट या सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी सोर्स ने हीट जो है रिलीज करी या एनर्जी रिलीज करी, उसके साथ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी गेन करेंगे, वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में चले गए। वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, उनको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, वो और ज्यादा वाइब्रेट होंगे, वो अगले वालों से कोलाइड करेंगे, उनको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो वन बाय वन, लेयर बाय लेयर एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर होते होते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी।
ठीक है जी। एनर्जी पास टू द नियरेस्ट मॉलिक्यूल, स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड कोलाइड विद देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। कोलिजन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। दोबारा से करते हैं क्विकली। एनर्जी सोर्स है, इसने एनर्जी रिलीज करी, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ने गेन करी एक्साइटेड स्टेट में आके उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। वाइब्रेट करते करते साथ वाली लेयर से कोलाइड किए, उनको एनर्जी ट्रांसफर करी, वो वाइब्रेट हुए, उन्होंने आगे ट्रांसफर करी, करते करते आगे तक एनर्जी ट्रांसफर होती रही। तो ये है कंडक्शन। सॉलिड्स में ज्यादातर ये देखने को मिलती है, ठीक है जी। इसके बाद आती है कन्वेक्शन, वो सॉलिड में थी, ये फ्लूइड्स में होती है, लिक्विड्स या गैसेस में। कंडक्शन में और कन्वेक्शन में क्या फर्क है? कंडक्शन में जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते रहे, लेकिन अपना प्लेस नहीं छोड़ा उन्होंने। एक जगह पे वाइब्रेशन हुई, उसके बाद कोलिजन हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लेकिन जब प्लेस जो है अपना छोड़ के पार्टिकल्स किसी और जगह पे जाएंगे तो उस मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को कन्वेक्शन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि हीट सोर्स है, एनर्जी सोर्स है। वाटर बॉयल करते हो आप, तो उसमें क्या होता है, बबल्स जनरेट होते हैं जो कि ऊपर को जाते हैं। तो क्या होता है जी, इन्होंने एनर्जी गेन करी, एनर्जी गेन करने के बाद में इन्होंने अपना प्लेस छोड़ दिया, ऊपर चले गए, और जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी नहीं थी वो नीचे आ गए। उन्होंने यहां से एनर्जी गेन करी, फिर वो ऊपर चले गए। तो कंडक्शन कन्वेक्शन में बेसिकली फर्क क्या है? फर्क ये है कि कंडक्शन में उन्होंने अपना प्लेस नहीं छोड़ा था, वाइब्रेट करके कोलिजन करके एनर्जी ट्रांसफर करी थी। ये अपना प्लेस छोड़ते हैं, दूसरे के लिए जगह खाली कर देते हैं, वो आते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। मॉलिक्यूल और पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट नीडिंग एनर्जी मूव टू द सोर्स एंड टेक एनर्जी। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब इसके बाद तीसरा मोड है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन भी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। सन, जैसे मैंने बोला था, एलिमेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद में यहां पे डेस्टिनेशन हमारी अर्थ, यहां तक जो एनर्जी पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां से शुरू हो गया हमारा ईएम वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सन से जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आती है। रेडिएशन मोड एनर्जी लीव्स द सोर्स एंड रीचेस अनदर प्लेस बाय ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स और वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। ठीक है जी। अब इसको मीडियम नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में ट्रेवल कर जाती है। अब वैक्यूम में ट्रेवल कर जाती है, कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये छोटा पॉइंट नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ इसी के कारण जो यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्सीज है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, बहुत सारी और गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, वहां से जो रेडिएशन आती है हम उनको स्टडी कर सकते हैं। अब वहां पे वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल नहीं करती, तो इसकी बहुत ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन है जब ये हम कहते हैं कि ये मीडियम के बिना ट्रेवल करती है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं ईएम रेडिएशन के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रो भी है, मैग्नेटिक भी है। इनका क्या मीनिंग है? रेडिएशन तो आप समझ गए कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, रेडिएशन यानी कि वेव्स होती हैं, उनके थ्रू ट्रांसफर होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है जी। आगे बताऊंगा मैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेव्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोपागेट थ्रू स्पेस and include a range of different wavelength and frequencies। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही रेडिएशन की बहुत सारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होंगी। मतलब ईएम रेडिएशंस कई तरह की होती हैं। आपकी माइक्रोवेव्स भी हैं, आपकी एक्सरेज है, आपकी गामा रेज है, विजिबल लाइट भी है, तो इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है। तो ये सारी जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ पे काम करती हैं, होती सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं। These waves are produced by the movement of charged particles and do not require a medium to travel through, meaning they can move through a vacuum। तो ये होती हैं जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। खास बात देखने की ये है कि यहां सोर्स से जनरेट हुई, डेस्टिनेशन तक पहुंची, जो पाथ है ट्रैवर्स का या ट्रेवल करने का, उसके परपेंडिकुलर होती हैं, और आपस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख जाएगा।
एक रेड है एक ब्लू है, आपस में परपेंडिकुलर है, और जो पाथ है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। इसके बाद आती है जी इनकी प्रॉपर्टीज, वो पता करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी है। ये क्या है डुअलिटी? डुअलिटी का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें इकट्ठी होती हैं एक ही जगह प्रेजेंट, कहते हैं कि ये ड्यूअल नेचर का है। तो वेव भी है और पार्टिकल भी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब वेव पार्टिकल डुअलिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज as waves. They can be described by their wavelength, frequency and amplitude. वेव को इसी से डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी ये वेवलेंथ होगी, इस वेव की ये फ्रीक्वेंसी है, इसका ये एम्पलीट्यूड है। As particle they are composed of quanta or photons which are packets of energy. एनर्जी के पैकेट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, तो वो पार्टिकल की नेचर के होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मैटर है और एनर्जी है। तो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उनको पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ईएम वेव्स जो हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी वाली नेचर के हैं। स्पीड ऑफ लाइट, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनकी जो स्पीड है लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट होती है। लाइट की स्पीड आज की डेट में सबसे ज्यादा स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। नो मीडियम रिक्वायर्ड, जैसे हमने पहले बात करी कि लाइक मैकेनिकल वेव, जैसे साउंड वेव है। साउंड वेव कैसे होती है? एक सोर्स ने जनरेट करी, आगे मीडियम है, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट होंगे, आगे से आगे साउंड वेव को ट्रेवल करवाते रहेंगे। लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ये वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाती है। अगली प्रॉपर्टी ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब है कि जो पाथ है उसका, उसके परपेंडिकुलर कोई चीज हो तो उसको हम बोलते हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की है। EM waves are transverse waves, meaning that the oscillation of electric and magnetic fields are perpendicular to the direction of wave propagation. जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था कि दोनों फील्ड्स हैं, आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो पाथ है उनका ट्रेवल करने का उसके भी परपेंडिकुलर है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, बाकी वेव्स की तरह इनकी भी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, और दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि अगर एक वेरिएबल दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। इनवर्सली, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ तो उसके जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूसरा वेरिएबल है वो डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या है कि अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर ईएम वेव्स की, किसी भी टाइप ऑफ ईएम वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो भी इनकी फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी इनकी उनके प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि कम फ्रीक्वेंसी वाली जो ईएम वेव्स होंगी उनकी एनर्जी कम होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब ईएम वेव्स कोई मीडियम नहीं जी उनका होता, बोल तो दिया हमने, लेकिन साइंस जो है उसका बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनके साथ डिफरेंस क्या है कि साइंस आपको रीजन देती है, रीजनिंग देती है, व्हाई का जवाब देती है। साइंस को अच्छी तरीके से समझना है तो आपको व्हाई पता करने का, व्हाई इट इज लाइक दिस एंड व्हाई नॉट लाइक दैट। तो हमने बोल दिया जी मीडियम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मीडियम? मीडियम इसलिए नहीं चाहिए कि ईएम वेव्स जो होती हैं, जैसे पहले हमने बात करी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है उनमें, तो दे आर कंपोज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट रीजनरेट ईच अदर एज दे प्रोपागेट, एक दूसरे को रीजनरेट करती रहती हैं। तो उनका मटेरियल के ऊपर किसी तरह का डिपेंडेंस नहीं है, आपस में है, एक दूसरे को रीजनरेट करती रहेंगी, आगे से आगे ट्रेवल करती रहेगी। These fields can exist and propagate in vacuum without the need for a medium because they are not dependent on the vibration of the particles of medium, जैसे कंडक्शन में होता था। Unlike sound wave उसकी एग्जांपल है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड है,
ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ब्लैक लाइन से है, तो उसके भी दोनों परपेंडिकुलर है और आपस में भी परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को रीजनरेट करती रहती हैं और आगे से आगे ट्रेवल करती रहती है। अब स्पीड कांस्टेंट है, फिर एक और वाई आ गया, बोल तो दिया जी स्पीड कांस्टेंट है। क्यों स्पीड कांस्टेंट है? वेरी क्यों नहीं करती स्पीड? ठीक है जी, स्पीड वेरी क्यों नहीं करती? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजों पे डिपेंड करती है जो कि खुद वेरी नहीं करते। स्पीड ऑफ EM waves is always constant in a vacuum because the properties of space are uniform. स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म है। उनकी जो स्पीड है, EM waves की जो स्पीड है, वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो स्पेस की है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये दोनों कांस्टेंट है। अगर ये वेरी करते तो स्पीड इन पे डिपेंडेंट है, वो वेरी करती, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती। तो अगर किसी की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी चेंज होती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है उस पर्टिकुलर स्पेस में, लेकिन ये चीजें कांस्टेंट होती हैं, इस वजह से स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है जी, तो अगर वेवलेंथ कुछ और हो सकती है, आप फ्रीक्वेंसी कुछ और हो सकती है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब हम देखते हैं जी, बात कर रहे हैं जी EM वेव्स, तो जैसे स्टार्टिंग में बोला कि अलग अलग तरह की होती हैं। माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड, विजिबल जो लाइट है हमारी, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्सरेज और गामा रेज हैं। अलग अलग तरह की EM रेडिएशंस होती हैं। क्या होती हैं, क्या फर्क है, क्या स्पेक्ट्रम है, आगे हम यही डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पैन अक्रॉस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग तरह की वेवलेंथ है, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंगली रेंज बना दी गई और उस रेंज को अलग नाम दे दिया गया जो कि यहां पे विजिबल है। ठीक है जी, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, बहुत सारी है। गामा रेज पे आते हैं जी। गामा रेज क्या है? Gamma rays amongst different EM waves, these have highest value of energy. क्यों हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे हमने बात करी थी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। गामा रेज उन रेज को नाम दिया गया है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और वेवलेंथ बहुत कम होती है, 0.01 नैनोमीटर। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वहां से एमिट होती हैं, या कॉस्मिक इवेंट जैसे सुपरनोवा जब स्टार डाई होता है तो वहां से रिलीज होती हैं। तो ये गामा रेज मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो जब ये निकलती हैं तो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी ये इनको ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है जी। एक्सरेज, एक्सरे सुना होगा आपने कि जी फ्रैक्चर हो गया, एक्सरे करवा लो, एक्सरे एग्जामिनेशन करवा लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक्सरेज की हेल्प से इमेजिंग की जाती है। जो इमेज है वो हमें दिखाई दे देता है इस तरह से। बोन्स जो होती हैं वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते, उनके थ्रू पास हो जाती हैं, तो हमें एक ऐसा इमेज मिल जाता है। अगर कहीं पे फ्रैक्चर होगा तो वो हमें दिखाई दे जाएगा। ये एक्सरेज की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। ये भी एक तरह की इंफ्रारेड अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है जी। गामा रेज के बाद में है मतलब अगर हम रेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में तो गामा रेज के बाद में एक्स रेज का नंबर आता है। वेवलेंथ उनकी होगी 0.01 नैनोमीटर टू 10 mm। मेडिकल डिवाइसेस में इमेजिंग में यूज होता है। उसके बाद आती है जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसी स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम क्या है यार? स्पेक्ट्रम 3-4 बार हो गया। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब है कि अलग अलग तरह की आपकी जो रेडिएशंस है, वेव्स है, अगर उनको हम किसी एक पैटर्न में अरेंज करते हैं तो हम बोलते हैं जी इसका स्पेक्ट्रम है। किसी भी चीज की लिस्ट बना दी जाए किसी एक ऑर्डर में तो उसका स्पेक्ट्रम बोल देंगे हम। EM वेव्स अलग अलग तरह की है। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ किसी भी एक पैटर्न में अरेंज कर दिया तो हम बोलेंगे उसका स्पेक्ट्रम है। तो दीज हैव अल्ट्रावायलेट रेज की बात करते हैं जी। दीज हैव एनर्जी लेस देन द एनर्जी ऑफ एक्स रेज एंड हायर देन विजिबल लाइट।
तो स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट से ज्यादा एनर्जी होगी और एक्सरे से कम एनर्जी होगी, इनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। वेवलेंथ 10 नैनोमीटर टू 400 mm। सन से एमिट होती है, यूवी लैंप से हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस होते हैं, सनबर्न हो जाते हैं और स्टरलाइजेशन में यूज होती है, यूटिलिटी ये है सनबर्न हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके ऊपर ओजोन लेयर जो है उसमें होल है। ओजोन लेयर जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको ब्लॉक कर देती है, लेकिन जिधर होल्स होंगे वहां से अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो पास हो जाएंगी और नीचे जो ह्यूमंस रहते हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में उनको ये सनबर्न करती है और किसी किसी केसेस में कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है। तो अल्ट्रावायलेट रेज फायदा भी है नुकसान भी है। इसके बाद आता है जी विजिबल लाइट। स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट का नंबर आता है अल्ट्रावायलेट रीजन से नीचे और इंफ्रारेड रीजन के ऊपर। अल्ट्रा वायलेट उसके बाद वायलेट, क्योंकि ज्यादा हो कुछ तो उसको अल्ट्रा बोलते हैं। अब विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है विब ग्योर के नाम से उसको जानते हैं। सबसे पहले वायलेट, इंडिगो, विब ग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस ऑर्डर में रेंज होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद इंफ्रारेड आता है। तो यूवी रीजन के नीचे मोस्ट इंटरेक्टेड EM रेडिएशन है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसी न किसी चीज में, लेकिन जो कलर्स आप अपने आसपास देखते हो वो विजिबल लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, उनको देखा जा सकता है। वेवलेंथ होती है इनकी जी 400 नैनोमीटर टू 800 मिलीमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको नोट कर लो। 400 नैनोमीटर से 800 mm तक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फिक्स है, एक बैंड है, फिक्स है कि जैसे इसकी वेवलेंथ की बात करें तो 400 नैनोमीटर टू 800 mm है। तो आपका क्वेश्चन आएगा जी 400 mm टू 800 mm, हमने देखा जी 400 है 800 है, टिक, ऐसा नहीं होता, यूनिट्स भी देखने हैं। या कभी आ जाएगा 400 nm टू 800 nm नैनोमीटर, या कभी 200 टू 600, तो ऐसे। तो इसको आप बाय हार्ट लर्न कर लो कि ये जो वैल्यू है डायरेक्टली आती है। सन से आती है लाइट, विजिबल लाइट, लाइट बल्ब से हमारे घर में जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, वहां से जनरेट कर सकते हैं। ग्रीन लाइट जनरेट होती है, एलईडीज आपने देखी होगी, जैसे दिवाली पे कई लोग लगाते हैं अपने घर पे, तो वो सारी विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और यही एक चीज है जिसको हम नेकेड आई से एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आती है जी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, रेड से नीचे आ गई है तो इंफ्रारेड। वायलेट से ऊपर थी फ्रीक्वेंसी में तो अल्ट्रा वायलेट, विब ग्योर के बाद में इंफ्रारेड, बिलो द रेड लाइट। वेवलेंथ हो गई जी 800 नैनोमीटर टू 1 mm, बढ़ गई अब, और फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज टू 375 टेराहर्ट्ज। वार्म ऑब्जेक्ट्स जितने होते हैं उनसे रिलीज होती है। ऐसे इमेजेस आपने देखे होंगे मूवीज में। मूवीज में होता है कई बार, कोई जैसे स्नाइपर है कोई, उसने एक डिवाइस लगा रखा है, वो जब किसी को देखता है तो कुछ ऐसी इमेज आती है। वो इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करता है और उससे ये इमेज बनाता है। हीट से आती है। एनाकोंडा में देखा होगा कि वो जब देखता है तो उनको ये, हम जैसे ह्यूमंस देखते हैं वैसी इमेज दिखाई नहीं देती, तो ऐसी इमेज कोई दिखाई देती है। इंफ्रारेड से नाइट विजन डिवाइसेस जो है वो इन्वेंट किए गए हैं। इनकी हेल्प से इमेजिंग जो है वो की जा सकती है इवन अंडर द डार्क। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव, घर में माइक्रोवेव ओवन है, कोई नहीं कहता जी ओवन है, कहते हैं जी माइक्रोवेव है, गर्म कर लो उससे खाना। कितनी बढ़िया यूटिलिटी है माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव जो हैं वो आपके खाने को हीट करती हैं या रीहीट करती हैं। मैग्नेट्रॉन होता है एक डिवाइस जो कि इनको प्रोड्यूस करता है। इंफ्रारेड से नीचे होती हैं, वेवलेंथ है 1 mm टू 1 मीटर तक। कितनी ज्यादा वेवलेंथ हो गई, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी किलोमीटर में आएंगी इसके बाद में, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्रॉन्स इन माइक्रोवेव ओवन्स, रडार सिस्टम, सर्टेन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना।
कुकिंग में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होती हैं माइक्रोवेव। इसके बाद है जी रेडियो वेव, जो कि आपके पास है। अभी आपके पास मोबाइल होगा, हो सकता है मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में टीवी है, रेडियो है, कई तरह की चीजें हैं जिनमें कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स यूज होती हैं, जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से जिनको जो भी काम है उनको पूरा किया जाता है, वो होती है रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव से नीचे है और वेवलेंथ देखो जी इसकी 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स तक इनकी जो वेवलेंथ होती है। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी उतनी कम है बाकियों के मुकाबले। दीज आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, एंटीनास एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जो रेडियो वेव्स बाहर की किसी गैलेक्सी या स्टार से आती है, उनको स्टडी किया जाता है तो हमें पता चलता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई लाइफ है या नहीं है। ठीक है जी। दीज आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला रेडियो में, टेलीविजन में, सेल फोन्स में। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया होगा। ज्यादातर हमने ईएम वेव्स डिस्कस कर ली, आगे चलते हैं। तो बात कर लीजिए हमने ईएम रेडिएशंस की। ईएम रेडिएशन को अरेंज किया जाता है, अलग अलग तरह की रेडिएशन है, क्या यूटिलिटी है उनकी, ये सारी बात होगी। अब हम बात करेंगे कि उनकी अरेंजमेंट की जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको। और स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, अलग अलग टाइप्स कौन सी है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे हमने पहले बात करी कि स्पेक्ट्रम इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स अरेंज्ड ईदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द आइटम्स। कोई एक प्रॉपर्टी ले ली और उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम नैरो होगा जब आइटम्स कम होंगी, स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा जब आइटम्स ज्यादा होंगी। मोस्ट सीनिक स्पेक्ट्रम इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम विच कंटेन्स डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, जो कि हमने देखा है। रेनबो देखा होगा आपने, स्पेक्ट्रम भी देखा होगा। छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि लाइट को पास करो जी प्रिज्म से, तो प्रिज्म से लाइट को जब पास करते हैं तो अलग अलग तरह की कलर्ड लाइट्स हमें विजिबल होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो हमारे पास लाइट्स है या कोई भी वेव्स होंगी, उनको किसी एक ऑर्डर में अरेंज कर देना है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें उन रेडिएशन का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। अब ईएम रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, जिसको हम ईएम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो क्या होता है। ईएम स्पेक्ट्रम है जी द लिस्ट मेड बाय अरेंजिंग डिफरेंट ईएम रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने बात करी, चाहे एनर्जी, चाहे वेवलेंथ, चाहे फ्रीक्वेंसी या इवन वेव नंबर, किसी भी एक पैरामीटर को ले लो और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो ईएम रेडिएशन का स्पेक्ट्रम वो होगा, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे हमने बात करी वैसे हो जाएगा। अब ये अपोजिट दिखते हैं लेकिन परफेक्टली फाइन है किसी भी तरह का एनालिसिस करने में। ठीक है जी, चाहे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें चाहे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें, हमें बस ये ध्यान रखना है हर टाइम कैलकुलेशन में कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो डिफाइंड ही है। Mostly we arrange EM radiation in a horizontal manner from left to right. We keep radiation with highest energy on the extreme left, जैसे हमने पहले किया था कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी थी गामा रेज की थी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, उसको लेफ्ट में करते हैं और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती रहेगी आगे से आगे अरेंज करते रहेंगे और हॉरिजॉन्टली करते हैं। फिर वाई आ गया जी, हॉरिजॉन्टली क्यों करते हैं, वर्टिकली क्यों नहीं करते। आईज का स्पैन हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल जैसे आपने कोई भी शॉप में जाओ, मार्केट में जाओ, कोई भी शॉप का बोर्ड है वो हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों हॉरिजॉन्टल होता है, आईज का स्पैन हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली चीजें अगर अरेंज होती हैं तो हमारे लिए एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाता है, हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। वर्टिकली होगा तो वो नहीं हो पाता। आप ही देख लो, मार्केट में जाते हो वर्टिकल बोर्ड आपको बहुत कम मिलेंगे, 1% भी नहीं मिलेंगे, सारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्योंकि उससे हमें समझ अच्छे से हम ग्रैब इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी, ज्यादा क्विकली, ज्यादा एक्यूरेटली कर लेते हैं।
तो इस वजह से इनको भी हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज किया जाता है जो स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम की आगे टाइप सबसे पहले करते हैं जी सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर नाम ही सिग्निफाई कर रहा है सन से रिलेटेड होगा, सोलर सिस्टम से रिलेटेड होगा। तो ये वो सारी ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है जो कि सन जो है वो इमिट करता है। सन ने रेडिएशन इमिट करी अलग अलग तरह की, सन अल्ट्रावायलेट रेज भी इमिट करता है, एक्स रेज भी आती है, ईएम रेडिएशन में गामा रेज भी आती हैं, और विजिबल लाइट तो आती है सन से हमें। तो वो सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी उनको अगर हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास सोलर स्पेक्ट्रम आएगा। इट हैज मैनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इफ वी अरेंज ईएम रेडिएशन हॉरिजॉन्टली, गामा रेज विल बी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जैसे हमने पहले देखा। ठीक है जी, तो बाकी आगे से आगे अरेंज होती जाएगी। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, आईआर रेडिएशन यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ठीक है जी, जो सोलर स्पेक्ट्रम हम यहां पे कंसीडर करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट सबसे ज्यादा होती है, सॉरी विजिबल लाइट सबसे ज्यादा होती है, और आईआर यानी कि इंफ्रा रेडिएशन सबसे ज्यादा होती है। कॉस्मिक स्पेक्ट्रम नेक्स्ट आ गया जी, कॉस्मिक। फिर जैसे सोलर सिस्टम नाम सिग्निफाई करता था, ऐसे ही कॉस्मिक स्पेक्ट्रम जो है नाम से ही सिग्निफाई होता है कि कॉस्मिक। कॉस्मिक मतलब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज कॉस्मोस में। कॉस्मिक स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट ओरिजिनेट्स, कहां से आता है, फ्रॉम वेरियस कॉस्मिक सोर्सेज इंक्लूडिंग स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। वहां से कुछ ईएम रेडिएशन जो है वो इमिट होती हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए जब हम डिफरेंट रेडिएशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में अरेंज करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम आएगा हमारे पास, जो पैटर्न बनेगा, वो हम कॉस्मिक स्पेक्ट्रम के नाम से लिखेंगे। कॉस्मिक रेडिएशंस आर हाई एनर्जी गामा रेज विच आर नॉट फाउंड इन सोलर स्पेक्ट्रम। और इसमें जो रेडिएशंस होती हैं सोलर स्पेक्ट्रम से जरा ज्यादा होती हैं। ठीक है जी, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये सारी इसमें होती हैं। तो ये हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूनिवर्स की कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। हमारे तक जो रेज पहुंची हैं वो बहुत दूर से आ रही हैं, बड़ा टाइम लगा होगा उनको पहुंचने, तो इसका मतलब 100 ईयर्स पहले वो चली हैं। तो तब क्या वहां पे चल रहा था, क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या सिचुएशन थी उस पर्टिकुलर जगह पे, उस गैलेक्सी पे, वो हम अभी एनालाइज करके पता कर सकते हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम के बाहर का यूनिवर्स है, अगर हम उनके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमें इन रेडिएशंस को स्टडी करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है ये देखने के लिए एलियंस हैं या नहीं है, पता चल जाएगा इससे। ठीक है जी, पता करने की कोशिश में हम। ईएम स्पेक्ट्रम की और टाइप्स क्या क्या है जी, मेनली दो तरह के टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रम। ये तो हो गया ना, कॉस्मिक स्पेक्ट्रम है, नाम दिया हुआ है, सोलर स्पेक्ट्रम है, लेकिन टाइप्स। ठीक है जी, क्लासिफाई कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यूस या बैंड स्पेक्ट्रम या डिसकॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। अगेन नाम से पता चलता है क्या होगा, कॉन्टिन्यूस है तो किसी चीज की कंटिन्यूटी होगी, उसमें बैंड बने हुए होंगे, और डिसकंटिन्यूअस है तो कोई चीज कंटिन्यूटी में नहीं होगी। देखते हैं कि क्या है ये ऐसा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, एनी स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी गैप्स इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब कई तरह की रेडिएशन लगी जी हमारे पास, हमने रेंज करनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, तो हमने एक रेंज ली, अरेंज कर ली। उसके बाद जिधर वो रेंज खत्म होती है, कि सपोज करो कि हमने वेवलेंथ के हिसाब से उसको अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 400 नैनोमीटर पे एक खत्म हुआ। ठीक है जी, तो 399 नैनोमीटर पे अगला स्टार्ट हो गया सपोज, या 399.9999 उस पे, तो कंटिन्यूटी है, बीच में गैप नहीं है कि एक 400 नैनोमीटर पे कोई स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में 800 नैनोमीटर पे खत्म हुआ है, उसके अगला 1200 नैनोमीटर पे स्टार्ट हुआ है, तो बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी में है, तो इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल विजिबल लाइट है।
जब भी आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, एक के बाद एक कलर्स लगातार अरेंज किए हुए होते हैं। जब आप लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बैंड्स होते हैं, उनके अलग अलग बैंड्स अरेंज किए हुए होते हैं, तो इसलिए इसको बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और वहां पे कंटिन्यूटी थी, यहां पे किसी चीज की डिसकंटिन्यूटी है। किस चीज की है? उसी चीज की जी, कि अगर किसी भी स्पेक्ट्रम को हम अरेंज करें और वो सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ कंटेन करे या फ्रीक्वेंसीज, तो दैट कैन बी ऑफन सीन एज डिस्क्रीट लाइंस हैविंग लार्ज गैप्स। ठीक है जी, यहां भी गैप है, ये देखो यहां भी है, यहां भी है। तो ये गैप जो बीच में आपको दिखाई देता है, ये क्या है कि जी हमने एक स्पेसिफिक कोई वेवलेंथ वाली या फ्रीक्वेंसी वाली रेंज वाली कोई रेडिएशन ली, अरेंज कर लिया, उसके बाद में कोई दूसरी उठाई, उसको अरेंज कर लिया। अब उन एक की यहां पे जो फ्रीक्वेंसी की रेंज खत्म होती है, उसके बाद दूसरी की एग्जैक्टली वहां से शुरू नहीं होती, उनके बीच में डिफरेंस। ठीक है जी, कोई एक 380 गीगाहर्ट्ज पे खत्म होती है, तो उसके अगले वाली 480 गीगाहर्ट्ज पे स्टार्ट होती है, तो 100 गीगाहर्ट्ज का उसके बीच में गैप होगा, जो कि ऐसे दिखाई देता। कंटिन्यूटी में अरेंज नहीं होगी। जैसे लाइब्रेरी में आपकी बुक्स हैं, लगातार एक के बाद एक के बाद एक रखी हुई होती हैं, कंप्रेस करके जैसे रखा होता है, लेकिन अगर आप एक बुक बीच में से निकाल लो तो गैप आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी दिखाई देता है स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, कोई बहुत हॉट सब्सटेंस हो, वहां से जो रेज निकलती हैं उनको जब एनालिसिस करते हैं प्रिज्म के थ्रू पास करके, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वहां पे ये गैप आता है। ठीक है जी, आगे इसकी टाइप है जी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर नाम ने सिग्निफाई कर दिया अब्जॉर्प्शन, तो वहां पे कोई चीज की कंटिन्यूटी थी, फिर डिसकंटिन्यूटी आई। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो कोई चीज अब्जॉर्ब हो रही है, देखते हैं जी क्या है। स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इफ इट शो सम डार्क लाइंस और बैंड्स, जैसे पहले हमने देखा था, इसलिए आपको पहले दिखाए थे। द डार्क लाइंस आर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सैंपल। जो पार्टिकल या सैंपल जिसके थ्रू हमने पास किया, उसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके बाद में जो स्पेक्ट्रम बना, तो उसमें वो वेव्स, यानी कि वो वाली वेव जो रेंज फ्रीक्वेंसी की रेंज वाली वेव्स हैं, वो नहीं आ पाई, क्योंकि वो तो अब्जॉर्ब हो गई, तो वहां पे बैंड दिखाई देगा, डिसकंटिन्यूटी दिखाई देगी, तो उसको हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेव्स अब्जॉर्ब कर ली गई हैं। कैसे बनता है? सोर्स है जी, सोर्स ने रेज छोड़ी, कोल्ड गैस के थ्रू पास हुई, ये जो मटेरियल था इसने कुछ रेज अब्जॉर्ब कर ली, वो रेज अब्जॉर्ब कर ली, एब्सेंट हो गई, प्रिज्म के थ्रू पास किया, यहां पे वो रे हमें दिखाई नहीं दी, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है। obtained by passing white light through a gas or a solution. Particles constituting the gas or solution absorb certain wavelengths of light, leaving dark lines in the spectrum at those specific wavelengths. The remaining light is then dispersed by a prism or a diffraction grating to produce the absorption spectrum. जो एब्सेंट थी इसने अब्जॉर्ब कर ली, रह गई जो रिमेनिंग लाइट थी वो अपना स्पेक्ट्रम शो कर गई, तो यहां इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्या होती है इसकी सिग्निफिकेंस, इसके बारे में बात करते हैं। अब कर लिया जी अब्जॉर्ब, लाइट प्रोड्यूस हो गई, पास कर दी किसी गैस के थ्रू, उसके बाद में वो गैस के थ्रू जब हमने पास किया उसको, उसने अब्जॉर्ब कर लिया जी कुछ वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम बनाया, देखा बैंड्स हैं, क्या फायदा है उनका? ऐसा एनालिसिस करके करेंगे क्या? ऐसे एनालिसिस से फायदा ये होता है, कोई अननोन मटेरियल आपके पास आ गया, कोई गया जी आपका एस्ट्रोनॉट गया, कोई वो चला गया जी मंगल ग्रह पे चला गया, मार्स पे चला गया, कोई मून पे चला गया, वहां से उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई और उठा के ले आए। उन्होंने जब यहां पे लैब में उसका एनालिसिस किया, तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बता देगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। क्यों? क्योंकि जब उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम स्टडी करेंगे, या मतलब आप कह लो कि उस मैटर को स्टडी करेंगे उसके थ्रू रेज पास करके,
तो जो जो रेडिएशंस को वो ब्लॉक करेगा या अब्सॉर्ब कर लेगा और जो स्पेक्ट्रम में विजिबल नहीं होंगी, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल इन वाली रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है। तो इसका मतलब वो मटेरियल उसमें प्रेजेंट होगा, वो मेटल, वो नॉन मेटल, वो कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अब्सॉर्बिंग मटेरियल, कि इसने अब्सॉर्ब किया तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली मिसिंग है स्पेक्ट्रम में से, तो इसका मतलब इसमें ये वाली एलिमेंट या ये वाला कंपाउंड जो है उसकी प्रेजेंस है। By studying the absorption lines, scientists can identify the elements and compounds present in a substance and determine their concentration. Concentration भी उससे डिटरमिन की जा सकती है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम अगेन नाम सिग्निफाई करता है कोई चीज एमिट होती हुई होगी जिसका स्पेक्ट्रम के ऊपर कोई इंपैक्ट है। अब ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से उल्टा है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से उल्टा कैसे है कि अब्जॉर्प्शन में क्या होता था, हीट सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, लाइट सोर्स है, वहां से लाइट निकली, गैस के थ्रू या लिक्विड कोई है उसके थ्रू पास करी, उसने उस मटेरियल ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब कर लिया और वो वहां पे हमें गैप दिखाई दिया। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड बाय वेरी हॉट सब्सटेंसेस। यहां पे हॉट सब्सटेंसेस जो लाइट प्रोड्यूस करेंगे उसको प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, आगे जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा उसमें ब्राइट लाइंस आएंगी। तो वो लाइट एमिट की है एक वेरी हॉट सब्सटेंस ने, तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रम बना वो अलग बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। द एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज एनर्जी ट्रांजिशंस। इट कैन बी ईदर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। कैसे बनता है, हाउ टू गेट एमिशन स्पेक्ट्रम? सोर्स आ गया जी, इसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी किसी भी तरह से हमने हाई टेम्परेचर सब्सटेंस जनरेट कर लिया। उसके बाद जब वो आगे गया प्रिज्म के थ्रू पास होके, जब आगे उसने स्पेक्ट्रम बनाया तो हमें कुछ ब्राइट लाइंस दिखी। ये ब्लैक है जी, ये कुछ ब्राइट लाइंस दिखी, ये उसके जो सब्सटेंस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली है। ठीक है जी। एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। Heating can be done either by providing thermal energy or electrical energy. When the external source of energy is removed, the substance in order to cool emits extra energy absorbed by it. This energy is emitted in the form of EM radiation which can be dispersed using a prism और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और इसके कारण जो हमें स्पेक्ट्रम में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो लाइंस दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं, उन लाइंस की कलेक्शन को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका फायदा क्या है? सिमिलर सा फायदा है जो अब्जॉर्प्शन का था। द एमिशन स्पेक्ट्रम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट अलाउज साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट दे एमिट। क्या जी, हमारे पास कुछ किसी भी कह लो कॉमेट से, किसी भी प्लेनेट से, कहीं से भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट कोई भी है, वहां से हमने कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, अर्थ पे लेके आए, एनालिसिस किया अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से और एमिशन स्पेक्ट्रम से। तो उसने कुछ उसको गर्म किया, उसने लाइट एमिट करी, कूल डाउन होने पे जो लाइट एमिट हुई वो प्रिज्म के थ्रू पास हुई, आगे जाके स्पेक्ट्रम बना। तो हमें पता चल गया कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा एलिमेंट किस स्ट्रक्चर का होता है, उसमें जो बॉन्डिंग है किस स्ट्रक्चर की होती है, तो वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है। तो स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों कर लिए, दोनों में फटाफट हम देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइड स्पेक्ट्रम obtained by transmitting EM radiation through a substance। इसमें क्या है, एमिटेड बाय अ सब्सटेंस। जो अब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो एमिशन
लाइट एमिशन होने के बाद में कोई स्पेक्ट्रम आप जनरेट करते हो या आप उस स्पेक्ट्रम को मतलब कह लो कि आप वेव्स को अरेंज करते हो, आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। एटम अब्सॉर्ब करते हैं तो मिलता है, एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं तब मिलता है। एमिशन स्पेक्ट्रम रिलीज होने पे मिलेगा, अब्सॉर्प्शन एनर्जी अब्सॉर्ब होने पे मिलेगा। डार्क लाइंस आएंगी, यहां पे कलर्ड लाइंस आएंगी। जो एमिशन होगी वो जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वो ज्यादा एमिट होगी तो ब्राइट लाइंस आएंगी। यहां पे अब्सॉर्ब हो जाएगा, वहां पे वो रेडिएशन एब्सेंट होंगी तो डार्क लाइंस आएंगी। एटम ऑब्टेन्स अ हायर एनर्जी लेवल व्हेन एन अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय दैट एटम। उसने अब्सॉर्ब कर ली रेडिएशन, एनर्जी गेन कर ली तो एनर्जी लेवल उसका हायर हो गया। एनर्जी इमिट कर दी तो जो एटम है वो लोअर एनर्जी लेवल का हो गया। अकाउंट फॉर वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस, अकाउंट फॉर द वेवलेंथ्स एमिटेड बाय अ सब्सटेंस। मतलब ये वो दिखाता है कि ये वेवलेंथ अब्सॉर्ब करी, वो दिखाता है ये वेवलेंथ इमिट करी, ये वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जो है उनको इमिट किया। ठीक है जी। अब्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम आर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा कॉल्ड कंप्लीमेंट्री बिकॉज द पोजीशन ऑफ द डार्क लाइंस इन द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, पोजीशन ऑफ द डार्क लाइंस, ठीक है जी, और एमिशन स्पेक्ट्रम ब्राइट लाइंस एक ही जगह पे होंगे। तो इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। पोजीशन ऑफ द डार्क लाइंस इन द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड पोजीशन ऑफ द ब्राइट लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी सब्सटेंस आर एग्जैक्टली सेम। तो इनकी पोजीशन एग्जैक्टली सेम होगी। When we place emission spectrum over absorption spectrum of the same substance, we get a complete spectrum containing all the radiations. जो इसमें एब्सेंट है वहां प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं जी। वेव्स की जब भी बात चलती है सबसे पहले दिमाग वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ऐसी चीजें ही आती है दिमाग में। एक होती है एम्पलीट्यूड। तो क्या है जी एम्पलीट्यूड, जो लेंथ उसकी हाइट है जो वेव की। वेव लेंथ, एक क्रेस्ट है दूसरा क्रेस्ट कितनी दूर है, और फेज, अलग अलग वेव है, अलग अलग फेज में है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब किन किन चीजों से वेव को पहचाना जाता है, कौन से पैरामीटर हैं, कौन से वेरिएबल होते हैं, कैसे मेजर की जाती है। ट्रांसवर्स वेव हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड और एम्पलीट्यूड। और ये ज्यादातर आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं मैथमेटिकली। एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरे की पता कर सकते हो। कैसे, पहले तो हम डिफाइन कर लेंगे होता क्या क्या है। वेवलेंथ है ग्रीक लेटर लैम्डा, लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या ट्रफ, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे ये इसकी वेवलेंथ है। कई तरीके की वेवलेंथ, मतलब एक्सटेंट ऑफ वेवलेंथ है, बड़ा है छोटा है, उसके अकॉर्डिंगली उसके यूनिट्स है। पिकोमीटर में भी होते हैं, माइक्रोमीटर में भी होते हैं, एंगस्ट्रॉम है, आपके मीटर में भी होगा, मिलीमीटर में भी होगा और किलोमीटर्स में भी होगा। जैसे हमने रेडियो वेव्स का देखा था, माइक्रोवेव का देखा था, 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की रेंज होती है वेवलेंथ की। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेव, नेम ऑफ वेव, उसकी वेवलेंथ वेरी करेगी। कौन सी वेवलेंथ है, अब अगर हम रेडियो वेव की बात करें सैकड़ों किलोमीटर के हिसाब से उसकी वेवलेंथ है तो मिलीमीटर में डिनोट नहीं करेंगे, उसको किलोमीटर में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग यूनिट है, मतलब होगा डिस्टेंस ही। उसके बाद आएगा जी वेव नंबर। वेव नंबर और कुछ नहीं है, सिंपली वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इक्वल टू वेव नंबर। ठीक है जी। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस। तो यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, और यूनिट भी उसका उल्टा हो जाएगा कि पर किलोमीटर इतनी है, पर मीटर इतनी वेव्स है।
पर सेंटीमीटर पर माइक्रोमीटर। तो ये मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला है वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1 ओवर वेवलेंथ 1 ओवर लैम्डा। दूसरा है जी फ्रीक्वेंसी, रादर तीसरा कह लो, वो दोनों तो रिलेटेड ही थे ना, एक वेवलेंथ था फिर उसका इनवर्स था। फिर उसके बाद आती है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की जब भी आप डिनोट करते हो तो आप कहते हो नंबर ऑफ एक्टिविटीज पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ हैपनिंग्स पर यूनिट टाइम। अब टाइम का यूनिट सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि आई अटेंड क्लासेस ट्वाइस अ वीक तो मेरी फ्रीक्वेंसी ये हो गई ट्वाइस अ वीक। और अगर मैं कहूं वंस अ डे तो 1 अ डे, एक एक्टिविटी एक दिन में। अगर मैं कहूं 4 टाइम्स अ डे तो 4 एक्टिविटीज एक दिन में, मेरी फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई हैपनिंग एक्टिविटी कितनी बार होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर न्यू। इट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन पास अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन पास, एक्टिविटी हुई कि वेव्स पास हो रही हैं, तो कितनी वेव्स पास हो गई एक सेकंड में, उसको हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकल विल वाइब्रेट। एक्टिविटी वाइब्रेट होना, एक पार्टिकल वाइब्रेट होएगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकल मेक्स सर्कल इन 1 यूनिट टाइम। तो जैसा भी टाइम के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, हम उसका यूनिट रख सकते हैं कि पर मिनट है, पर सेकंड है, पर आवर है, उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी के यूनिट होंगे। और इसका जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो होता है हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये हर्ट्ज के यूनिट रखे गए। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा, वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा, या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उल्टी। Time period can be defined as reciprocal of frequency. Is the time required to complete one vibration. हम कहते हैं जी एक सेकंड में इतनी वाइब्रेशन हो गई, तो उसका क्या मतलब है, एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगा, 1 डिवाइडेड बाय जो भी फ्रीक्वेंसी होगी तो उतना टाइम आ जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन आपको याद रखने पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल करने। आपको एक वैल्यू दी होगी और बोला गया होगा कि दूसरी वैल्यू चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका 3 गुना होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कोई कांस्टेंट तो नहीं है कि 2 ओवर फ्रीक्वेंसी है या 1 ओवर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कैसे एक दूसरे के साथ इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे। वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड तो हमने बोला ही था जी, वो तो कांस्टेंट है ईएम वेव्स की। लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ ईएम रेडिएशन ऑफ लाइट वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी, जो भी ईएम रेडिएशन होगी, उसकी स्पीड है, तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सी से डिनोट करते हैं 3×10⁸ है, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, तो मतलब ये कांस्टेंट है, तो न्यू इक्वल टू सी ओवर लैम्डा भी कर सकते हैं। तो उससे एक बार फिर से प्रूव हो गया कि ये इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है जी, ये रिलेशन है, बहुत काम की है कि स्पीड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने देखा था कि हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ द लाइट वेव, जो पास से वो ट्रेवल करती हैं, उससे क्रेस्ट कितना ऊपर है या ट्रफ कितना नीचे है, उसको उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये उनके हर एक के रिलेशन है जो अभी हमने डिस्कस किए। 1 ओवर न्यू वेवलेंथ है, न्यू बार वेव नंबर जो है वेवलेंथ का उल्टा है, वेव नंबर 1 ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। वेलोसिटी न्यू इंटू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू सी ओवर न्यू। तो ऐसे करके हम एक दूसरे की कैलकुलेशन, मतलब एक दूसरे की वैल्यू जो है कैलकुलेशन के बाद पता कर सकते हैं। 3 पैरामीटर है, सी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो लैम्डा पता है, न्यू पता है, तो सी निकल आएगा, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। सी पता ही है हमें, न्यू पता है, लैम्डा नहीं पता, तो लैम्डा वहां से निकाल सकते हैं।
एप्लीकेशन और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट वेव, जैसे हमने बोला कि जो वैल्यूज है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की वो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि एक चीज कांस्टेंट है और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो होती है स्पीड। ठीक है। और दूसरी बात, आपको लैम्डा दे दिया जी, आपको लैम्डा दे दिया मीटर में और मीटर पर आर में दे दिया, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप उसी वैल्यू को नहीं करोगे, पहले आप मिनट को सेकंड्स में, आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में जो मैथमेटिकल फिगर आएगी उसको आंसर मानना है। तो यूनिट्स कैलकुलेशन के टाइम पे सेम चाहिए। ठीक है जी। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके। ये प्रॉब्लम है, ये आप नोट कर लो, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। प्रॉब्लम देखो कि लाइट वेव है, वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? सिंपल फार्मूला, C = न्यू लैम्डा। वेवलेंथ आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है, तो न्यू = C डिवाइडेड बाय लैम्डा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पे सीधा 600 से डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये नैनोमीटर है, वो मीटर पर सेकंड में है, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। नैनो कितना होता है? 10⁻⁴ कितना होता है? -6 होता है, -8 या -9। उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे दोनों, फिर आपके पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट यूनिट में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व करनी है और कमेंट में इनका आंसर देना है। फिर हम देखेंगे कौन कौन सही करता है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो वो भी बताओ, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बताओ। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और भी है, 2-3 चीजें डिस्कस करनी है हमने। ये भी देख लो, प्रैक्टिस पार्ट 2, ये भी कैलकुलेट कर लो, नोट करो, कैलकुलेट करो, आंसर जो है लिख दो नीचे कि पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। स्पेसशिप है, स्पीड उतनी है, स्टार एमिट्स लाइट वेवलेंथ दिस, और उसके बाद वही एक ही इक्वेशन आगे पीछे करके करना है। पार्ट 3, जो गिवन है सेम है और जो आगे कैलकुलेट करना है वो अलग अलग है। एनर्जी, एनर्जी डिस्कस करते हैं जी। एनर्जी ऑफ ईएमएफ, हम यही कहते हैं ना कि एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। सन से ईएम वेव्स आई, रेडिएशन आई, अर्थ तक आई, एनर्जी लेके आई, तो एनर्जी कितनी होती है? Normally use light or EM waves for gaining energy in one form or the other. The energy of these waves can be calculated from any one characteristic of light wave. Any one characteristic. आपको वेव नंबर पता है तो भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड कुछ भी पता है, आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा कैसे है? हर एक का अलग फॉर्मूला नहीं है, कहने का मतलब है फॉर्मूला एक ही है, लेकिन वहां तक आप किसी एक पैरामीटर को जानते हो तो दूसरा कैलकुलेट करके पहुंच सकते हो। लेट्स सी हाउ द एनर्जी ऑफ ईएम वेव एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड दिस। ये है जी फॉर्मूला। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर से कैसे कैलकुलेट करना है, वेव लेंथ से कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपको पता है, हमने बता दिया, तो उससे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी ऑफ लाइट और ईएम वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और ईएम वेव। रिप्रेजेंट करते हैं E प्रोपोर्शनल टू न्यू, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि होता है H, और ये है इसकी वैल्यू। E = दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, और आपकी एनर्जी निकल आएगी। ये जूल है, ये सेकंड है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं पर सेकंड, पर सेकंड और सेकंड जब मल्टीप्लाई करोगे कट जाएंगे, रह जाएंगे जूल।
वो एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। एनर्जी और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया है तो वो कैसे होगा, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय टाइम होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसमें भी लगेगा और आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के एनर्जी। वेवलेंथ से कैसे होता है, C इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वेशन थी हमारे पास। अब E प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था तो फ्रीक्वेंसी C डिवाइडेड बाय वेवलेंथ था, तो H इंटू न्यू की जगह C डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आ जाएगा। तो कोई एक पैरामीटर पता है, एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो बेसिक इक्वेशन यहां पे इसके साथ मिलके आपको एनर्जी दे देगी। वेव नंबर, वेवलेंथ का उल्टा, वेवलेंथ पता है तो वेव नंबर पता है, वेव नंबर पता है तो एनर्जी पता है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यू बार है HCV। तो ये समरी है जी, सारी जितनी भी हमने अभी तक सोचा कैलकुलेशन के, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो ये इक्वेशन है, टाइम पीरियड पता है तो ये इक्वेशन है, अगर हमें वेवलेंथ पता है तो ये इक्वेशन है, वेव नंबर पता है तो वो इक्वेशन है। तो एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, एच डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, एच सी न्यू बार। तो ये आपको टिप्स पे चाहिए ये सारे फॉर्मूलाज, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कैलकुलेशन करने का। जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम देना है, अगर आप नीट के एग्जाम को कैलकुलेट करो तो पर क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम होता है, तो उसमें आप डिराइव करने लगे इसको, ये तो टिप्स पे चाहिए। और ये देखना है कि यूनिट सेम होने चाहिए जब भी कैलकुलेशन करनी है, वो वैल्यू जो प्लैंक्स कांस्टेंट की है वो किस यूनिट में है और आपको किस यूनिट में वेवलेंथ दे रखी है, ये देखना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन सही आएगी। नहीं तो 4 ऑप्शन जो दी हैं जानबूझ के उन्होंने वो ऑप्शन दी होगी जिससे आप जो गलत यूनिट के साथ कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी, आपको लगेगा जी ये तो जो मैंने कैलकुलेट करी सामने तो पड़ी है, बड़ा आसान है जी, यही ट्रैप होता है। एनर्जी ऑफ लाइट और ईएम रेडिएशन हैविंग n वेव्स और n क्वांटा और n फोटॉन्स। n क्या है, n मतलब कोई भी नंबर, कि आपके पास n फोटोन मतलब 10 फोटोन है, 100 फोटोन है, 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, कितने हैं, उनकी एनर्जी कितनी होगी, आपको एक ही कैलकुलेट करनी आ गई तो उतने पैकेट्स एनर्जी के होंगे, तो वो कैलकुलेट के यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लाइट और ईएम रेडिएशन हैविंग मोर देन 1 क्वांटम और फोटोन। ठीक है जी। सो टोटल एनर्जी कितनी होगी उसकी, वो उसको मल्टीप्लाई करने का, कि जो पहले हमने किया है वो 1 क्वांटम या 1 पैकेट ऑफ एनर्जी की बात करी थी, जितने पैकेट्स हैं उतनी। ठीक है जी। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, असेस नहीं कर पाओगे कि मुझे कुछ आया कि नहीं आया। कभी भी कुछ भी करते हो अपने आप को मॉनिटर करो। मॉनिटर कैसे करना है, मॉनिटर करना है प्रॉब्लम सॉल्व करके, जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो करो, फिर एनालिसिस करो कि वेयर आई वेंट रॉन्ग एंड व्हाट आई शुड हैव डन। कि आपने कुछ चीज सीख ली, आपने सीख लिया जी कि C इक्वल टू न्यू लैम्डा, कि जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसका प्रोडक्ट स्पीड के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जो कि कांस्टेंट होती है। चलो जी कर लिया। अब आप जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कभी किसी तरह से ट्विस्टेड चीज में दिया होगा, कई बार उन्होंने वेव नंबर दिया है, आपको वेवलेंथ के साथ उसका रिलेशन भूल गया कि वेव नंबर था तो यार पता नहीं फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल था, पता नहीं वेवलेंथ का रेसिप्रोकल था। जब आप बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स को करोगे तो वो चीजें माइंड में पेनिट्रेट हो जाएंगी। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो और देखो कि गलती होती कहां पे है, वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करो, उस रूट कॉज को एलिमिनेट करने पर ही लेवल अप होगा। नोट करो इसको और फिर आंसर्स कमेंट में लिखने हैं। लेजर एमिट्स लाइट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन एमिटेड बाय दिस लेजर। फ्रीक्वेंसी पता है सिंगल फोटोन की, E इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो ऐसे ही बाकी सारे करने हैं, ये खुद करने की है।
ये भी सारे को उतार लेना, सारे के सारे क्वेश्चन, और कोई प्रॉब्लम आती है लिख देना, उस पर अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। प्रॉब्लम बताते जाओ, वीडियो मिलते जाएंगे। चाहे सारे का सारा कोर्स फिजिक्स का कर लो, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, सारे वीडियोस सारे नोट कर लो, पॉज करके कर लो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपका फायदा, उतना ज्यादा सेल्फ एनालिसिस कि मुझसे क्या गलती हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जल्दबाजी में करता हूं, कैलकुलेशन मेरी सही नहीं है, या मैंने यूनिट नहीं देखे कि सही नहीं थे। ठीक है ना, एनालिसिस करो और इंश्योर करो कि अगली बार में वो प्रॉब्लम ना आए। वन आइंस्टाइन, आइंस्टाइन सबको पता है जी, पिछली सेंचुरी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट का अगर किसी को खिताब दिया जाता है तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उनके नाम पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है फोटोकेमिस्ट्री में, टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड or emitted by a mole of photons or particles of light. 1 Einstein corresponds to 1 mole of photons. 1 Einstein equal to 1 mole of photons carrying energy, or the total energy carried by or associated with 1 mole of photons. इसको बोलते हैं 1 Einstein. आइंस्टाइन को पता चल गया जी, साइंटिस्ट है जी। मोल क्या है, यहां पंगा पड़ गई। मोल, मोल के ऊपर अगला वीडियो आने वाला है, कल अपलोड करूंगा, और उसको समझना। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मोल नहीं समझ में आता, मोल समझ में नहीं आता तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, कैलकुलेशन नहीं समझ आती, कहां पे मोल को मैंने यूज करना है और क्या उसके साथ कैलकुलेट करके क्या निकाला जा सकता है। तो मोल के ऊपर वीडियो नेक्स्ट बनेगा, और उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ और भी प्रॉब्लम है, मोल समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कमेंट कर दो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक और वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक बताते रहो बस, ठीक है जी, हो जाएगा। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि ईएम रेडिएशन से रिलेटेड जो कुछ भी हम बात कर सकते, वैसे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर आप हो जी अब मुझे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना के दिखाओ अपने सामने, तो ऐसे तो करने को बहुत वास्ट एरिया है। ईएम रेडिएशन के ऊपर लोगों ने पीएचडी तक भी करी हुई है, ठीक है जी। लेकिन जितना भी एक +1 के बच्चे को चाहिए जानना या +2 के बच्चे को जानना चाहिए, वो हमने कोशिश करी है कि आपको इसमें बता दें, ठीक है जी। इसके अलावा फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं 1 बाय 1 उनके वीडियो आ रहे हैं, प्रैक्टिस के आएंगे। आपको किसी में पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है कि ये बस मुझसे दुनिया का कोई और काम करवा लो, बस ये मत करवाओ कि मुझसे बोलो कि आप ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल कर लो। मुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में नहीं आया आज तक। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट बस इतना पता है जी, मैग्नेट होती है, अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, उससे ज्यादा मैग्नेटिज्म का ना पूछो मुझसे। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको उसका बड़े सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे में वीडियो मिलेगा, ठीक है जी। ओके, मिलते हैं फिर। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।